हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 27 अप्रैल का डीडी न्यूज। एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल ने कहा, हाई कोर्ट में पेश नहीं होऊंगा, ना ही दलील पेश करूंगा। त्रिशूर पटाखा फैक्ट्री में आग के बाद केरला के चर्चेज ने पटाखे न जलाने का फैसला किया, चैरिटी में देंगे बचा पैसा। वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में पीएम मोदी की रैली, आज वहां इलेक्शन कैंपेनिंग का लास्ट डे। अफ्रीकन कंट्री माली में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का वायलेंट अटैक, सुसाइड ट्रक ब्लास्ट में डिफेंस मिनिस्टर की मौत। दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी केस में दिल्ली हाई कोर्ट में पेश नहीं होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये बात कही है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद टूट चुकी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा। अरविंद केजरीवाल ने इसके साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। 27 फरवरी को अदालत ने मुझे पूरी तरह निर्दोष घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा केजरीवाल निर्दोष है, केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे ही सवाल खड़े कर दिए और जांच अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दे दिए। लेकिन सच का रास्ता आसान नहीं होता। सीबीआई ने तुरंत इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी के सामने लगा। तब मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठा, क्या इनके सामने मुझे न्याय मिलेगा? मेरे मन में ये प्रश्न क्यों आया? इसके कई कारण हैं, पर 2 कारण मुख्य हैं। पहला कारण ये कि आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। मैं और आम आदमी पार्टी उस विचारधारा के घोर विरोधी हैं। ऐसे में क्या उनके सामने मुझे न्याय मिल सकता है? दूसरा कारण, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। भारत सरकार के पैनल में लगभग 700 के करीब वकील हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता जी के बेटे सबसे ज्यादा केस पाने वाले वकीलों में से एक हैं। उनके बेटे को 2023 से 2025 के बीच लगभग 5,904 केस डॉकेट मिले। इससे उनके बेटे को करोड़ों रुपए की फीस मिली। आज की तारीख में उन बच्चों का भविष्य और कमाई दोनों काफी हद तक तुषार मेहता जी पर निर्भर है। तो किसी के भी मन में ये चिंता स्वाभाविक है कि अगर जज साहिबा के बच्चों की कमाई और उनका भविष्य सामने खड़ा वकील तय कर रहा है, तो क्या जज साहिबा उस वकील के खिलाफ फैसला कर पाएंगी? इसी के साथ केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के रास्ते के बारे में बात करते हुए कहा, दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू ने कहा था कि जब भी किसी अन्याय का सामना करो तो उसका पहला कदम विरोध नहीं बल्कि बातचीत होना चाहिए। अपनी बात अन्याय करने वाले के सामने पूरी विनम्रता के साथ रखनी चाहिए और उसे सुधारने का पूरा मौका देना चाहिए। सारी कोशिशों के बाद भी अगर न्याय ना मिले तो अंतरात्मा की आवाज सुनो। यदि अंतरात्मा की आवाज कहती है कि न्याय नहीं हुआ, तो शांति और विनम्रता के साथ सत्याग्रह करना चाहिए। फिर उसके जो भी परिणाम हो वो सहर्ष स्वीकार करने। केजरीवाल ने अपने वीडियो में साफ कहा है कि ना तो
वो कोर्ट जाएंगे, ना ही कोई दलील देंगे और ना ही कोई वकील अपनी बात रखने के लिए हायर करेंगे। मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को हटाने की अरविंद केजरीवाल और अन्य की पिटीशन को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन लद्दाख के लिए हिस्टोरिक है। मैंने यहाँ 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब नुब्रा, शम, चंगतांग, जंस्कार और द्रास लद्दाख के 5 नए डिस्ट्रिक्ट होंगे। आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वाले राघव चड्ढा ने भी आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें वो आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के अपने फैसले को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। मीनवाइल राज्यसभा ने आपके 7 MPs और बीजेपी के मर्जर को मंजूरी दे दी है। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी, हरभजन सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल और अजिंदर गुप्ता अब ऑफिशियली बीजेपी के MP बन गए हैं और इसी के साथ राज्यसभा में बीजेपी के 113 MPs हो गए हैं। केरला के चर्चेस में अब एनुअल फेस्टिवल के दौरान फायरवर्क्स नहीं होंगे। 21 अप्रैल को थ्रिसूर ट्रेजेडी के बाद, जिसमें 14 लोगों की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से फैसला लिया गया है। थ्रिसूर में मंदिर के ऑर्डर पर पटाखों की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई थी। इसमें थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल के लिए पटाखे बनाए जा रहे थे। आग लगने की वजह से 14 लोगों की डेथ हो गई थी और कई लोग इंजर्ड हुए थे। इसके बाद फेस्टिवल में फायरवर्क्स का डिसीजन भी कैंसिल कर दिया गया था। इसके बाद मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए चर्च ने पटाखे न जलाने का डिसीजन लिया है। साथ ही पटाखों पर खर्च होने वाले पैसों को चैरिटेबल कामों में लगाया जाएगा। वेस्ट एशिया में टेंशंस के बीच NSA अजीत डोभाल ने अबू धाबी में UAE प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से मीटिंग की। इस दौरान दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को लेकर बातचीत की ताकि एनर्जी सिक्योरिटी पर काम किया जा सके। दोनों देशों के बीच ये 1 महीने के अंदर दूसरी हाई लेवल मीटिंग है। इससे पहले एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर UAE पहुंचे थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किसान के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर तोते ने फसल खराब की है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देना होगा। दरअसल तोतों ने अनार के पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था और इसी केस में कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर तोता वाइल्ड एनिमल है और स्टेट को अपनी प्रॉपर्टी यानी वाइल्ड लाइफ से सिटीजन्स को हुए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। जंगली तोतों ने 200 पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था और इसके लिए कोर्ट ने पर पेड़ के लिए 200 रुपए कॉम्पनसेशन देने का ऑर्डर दिया है। आज PM नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के बैरकपुर में रैली की। बंगाल में आज इलेक्शन कैंपेन का लास्ट डे था। जनता को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि बीजेपी ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे बहनें और बेटियां बिना चिंता के रात में बाहर निकल सके। यहाँ की बेटियों को TMC के भयभीत करके रखा था। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं,
टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। इसके अलावा आज कई जगहों से वॉयलेंस की खबरें भी आई। हुगली में टीएमसी एमपी मिताली बाग की कार पर अटैक हुआ। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सपोर्टर्स ने गोघाट में उनकी गाड़ी पर ईंट पत्थर और लाठियों से हमला किया। मिताली बाग गोघाट से आरामबाग में अभिषेक बनर्जी के रोड शो में शामिल होने जा रही थी और इसी दौरान उन पर हमला हुआ। हमले में कार के शीशे टूटे, मिताली और उनके ड्राइवर को चोटें आई। इस पर टीएमसी ने कहा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने धमकी दी थी कि जो भी घर से बाहर निकलेगा उसे उल्टा लटका दिया जाएगा और उसी के बाद ये अटैक हुआ है। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि संडे को इजरायली अटैक्स में 14 लोगों की डेथ हुई है, जिनमें 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 37 लोग इंजर्ड हुए हैं। यह अटैक तब हुआ जब दोनों कंट्रीज के बीच लास्ट वीक थर्सडे को ही सीजफायर 3 वीक्स के लिए बढ़ाया गया था। अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट, इजरायल को यह राइट है कि वो किसी भी समय अपनी सेफ्टी के लिए नेसेसरी स्टेप ले सकता है। अटैक के पहले इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के स्पोक्सपर्सन ने पहले साउथ लेबनान के कई गांवों को वार्निंग दी। उन्होंने लिखा था कि लोगों को तुरंत ये गांव छोड़ना चाहिए, वहां रहना उनकी जान के लिए खतरा होगा। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आईडीएफ एक्टिव है और ताकत के साथ काम कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिजबुल्लाह के एक्शंस सीजफायर को तोड़ रहे हैं। वेस्ट अफ्रीकन कंट्री माली के डिफेंस मिनिस्टर सादियो कैमारा की एक सुसाइड ट्रक ब्लास्ट में डेथ हो गई है। डिफेंस मिनिस्टर सादियो कैमारा की फैमिली ने बताया कि उनकी डेथ कैपिटल बमाको के पास उनके घर पर हुए सुसाइड अटैक में हुई। वहां के गवर्नमेंट टीवी ने कुछ घंटों के बाद इस खबर को कंफर्म किया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, माली के प्रेसिडेंट असीमी गोइता को सेफ हाउस में ले जाया गया है क्योंकि उनके घर को भी निशाना बनाया गया था। करंटली माली में बड़े स्तर पर वायलेंस और अनस्टेबिलिटी है। कैपिटल बमाको और कई सिटीज में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अटैक किए हैं। एवरी नाउ एंड देन हम यंगस्टर्स के बीच वर्क लाइफ बैलेंस की बहस सुनते रहते हैं। एक कंफ्यूजन भी है कि काम करियर चूज करें या फिर पर्सनल लाइफ। इसी को लेकर लिफ्टोपिया के फॉर्मर सीईओ रॉन श्वेंडरमैन ने कहा है कि अर्ली सक्सेस के लिए उन्हें हाई पर्सनल कॉस्ट भरनी पड़ी। रॉन ने कहा है कि उन्होंने कई मौकों पर जरूरत से ज्यादा सेक्रीफाइस भी किए, जिनकी वजह से अब वो रिग्रेट करते हैं। स्टार्टअप के अर्ली डेज में वो काम से कम छुट्टियां लेते थे। बेटी के पैदा होने पर भी उन्होंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी ली थी। रॉन का स्टार्टअप लिफ्टोपिया स्की रिजॉर्ट्स के लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस है। 48 इयर्स के रॉन मानते हैं कि शुरुआती दिनों में उनका काम उनकी लाइफ के सभी पार्ट्स पर हावी हो गया था। वो कहते हैं कि अब जब मैं पीछे देखता हूं तो सोचता हूं दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द क्राइम, लेकिन वो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। एनटीए ने नीट यूजी 2026 के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं। कैंडिडेट्स neet.nta.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये एग्जाम 3 मई को दोपहर 2 से इवनिंग 5 o'clock तक होगा। कॉम्पेंसेटरी टाइम ऑप्ट करने वाले कैंडिडेट्स को 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। बैडमिंटन की दुनिया में एक बड़ा चेंज हो रहा है। 4 जनवरी 2027 से मैचेस में नया 3x15 स्कोरिंग सिस्टम लागू होगा। दैट मींस कि प्लेयर्स को 21 पॉइंट्स की जगह अब 15 पॉइंट्स के बेस्ट ऑफ 3 गेम खेलने होंगे। ये फैसला बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की एनुअल मीटिंग में लिया गया। ये चेंज इसीलिए किया गया है ताकि मैच छोटा और इंटरेस्टिंग हो सके। मैचेस का टाइम कम होने से प्लेयर्स को रिकवरी के लिए भी ज्यादा टाइम मिल सकेगा। ऑर्गेनाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स के लिए शेड्यूल बनाना भी अब इजी हो जाएगा। यूपी के अलीगढ़ में धर्म समाज डिग्री कॉलेज मैनेजमेंट ने बंदरों का आतंक खत्म करने के लिए गोलू नाम के लंगूर को गार्ड की नौकरी पर रखा है। इसके लिए उसके मालिक को 12,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, गोलू के आने के बाद कैंपस में बंदरों का आतंक खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स बेखौफ होकर घूमने लगे हैं। गोलू इतना पॉपुलर हुआ है कि स्टूडेंट्स उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं। लेकिन इसका वीडियो वायरल होने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे एनिमल क्रुएल्टी माना है और
कॉलेज पहुंचकर लंगूर के गले से रस्सी काटकर उसे फ्री करा दिया है। 1981 की पीरियड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म उमराव जान का प्रिंट रिस्टोर किया गया है। रेखा स्टार ये फिल्म अब लंदन में नेक्स्ट वीक टंग्स ऑन फायर यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। फिल्म का 4K रिस्टोरेशन नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किया है। 10 मई को खत्म होने वाले फेस्टिवल में मुजफ्फर अली को गोल्डन फ्लेम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज तेजी रही। 27 अप्रैल को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,51,000 रुपीज है, तो वहीं 1 kg सिल्वर 2,44,000 रुपीज में मिलेगा। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में आज तेजी रही। निफ्टी 0.81% तेजी के साथ 24,092 पर बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स 0.83% तेजी के साथ 77,303 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में सन फार्मा, जियो फाइनेंशियल, रिलायंस, विप्रो और टेक महिंद्रा टॉप गेनर्स रहे, तो वहीं श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट, टाटा कॉन्स, प्रोड और आईसीआईसीआई बैंक आज के टॉप लूजर्स हैं। आज 27 अप्रैल को विनोद खन्ना की डेथ एनिवर्सरी है। 2017 में 70 की एज में उनकी डेथ हुई थी। आज विनोद खन्ना को याद करते हुए बताते हैं कि आखिर बिजनेस फैमिली से आने वाले विनोद खन्ना की एंट्री फिल्मों में कैसे हुई। विनोद के पिता का बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस था। वो चाहते थे कि पढ़ाई पूरी करके विनोद भी उसे ही संभालें। एक दिन उनकी कॉलेज पार्टी में सुनील दत्त आए। वो देखना चाहते थे कि टीनएजर्स किस तरह से पार्टी करते थे। उस पार्टी में विनोद ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुनील दत्त भी विनोद खन्ना को नोटिस कर रहे थे। अगले दिन सुनील दत्त ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और फिल्म ऑफर कर दी। ये सुनकर विनोद खुश तो हुए, लेकिन उनके मन में घबराहट थी। वो जानते थे कि उनके पापा इसके लिए नहीं मानेंगे। घर जाकर जब पापा से कहा कि मुझे फिल्म में काम मिला है, तो बाप बेटे में बहुत झगड़ा हुआ। विनोद खन्ना की मां ने उन्हें समझाया। आखिरकार पिता ने विनोद खन्ना को फिल्म में अपना लक ट्राई करने के लिए 2 साल का वक्त दिया और कहा कि 2 साल में कुछ नहीं कर पाए तो वापस आकर बिजनेस संभालना होगा। आज का बुक रिकमेंडेशन है हेनरी शेरर की लिखी पेपिलोन। ये कहानी हेनरी पेपिलोन शेरियर की है, जिन्हें एक ऐसे मर्डर के लिए सजा दी जाती है जिसे वो करने से इनकार करते हैं। उन्हें फ्रेंच गुयाना की ब्रूटल जेलों में भेज दिया जाता है। सर्वाइवल, एस्केप और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई के बीच एक आदमी अपनी फ्रीडम के लिए बार बार कोशिश करता है। टॉर्चर, आइसोलेशन और बार बार की गई एस्केप अटेम्प्ट से भरी ये जर्नी सिर्फ एक कैदी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप एडवेंचर, सर्वाइवल और रियल लाइफ स्ट्रगल से भरी ग्रिपिंग कहानी पढ़ना चाहते हैं तो पेपिलोन को जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद।